Hello students, as we know from today we are going to start our online class. So today we will discuss about class 8 history chapter 9, the making of the national movement 1870s to 1947. मतलब इस चैप्टर का नेम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, मतलब किस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये किस सन से किस सन के बीच में हुए थे, 1870 से 1947 के बीच में जो भी नेशनल मूवमेंट हुए थे, राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे हमारे देश को ब्रिटिश शासन स्वतंत्र कराने के लिए, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो आगे देखिए किस तरीके से लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है फिगर में कि पुलिस टीयर गैसेस डेमोन्स्ट्रेटर्स ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसी समय जो पुलिस थे वो प्रदर्शनकारी जो थे ना, प्रदर्शनकारी मतलब कौन, वो जो ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, इन लोगों पे आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी। आंसू गैस का गोला क्या होता है, जैसे कि बहुत भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले फेंके जाते हैं, जिससे कि लोगों की आंखों में आंसू आते हैं, लोगों को दिखना थोड़ा कम हो जाता है, धुंधला दिखने लगता है, जिससे कि युद्ध नहीं हो पाता, या लोग अगर आक्रमण कर रहे होते हैं तो लोग कम कर देते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यहाँ पे है इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट, हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। द ब्रिटिश कन्क्विस्ट ऑफ टेरिटरीज एंड टेक ओवर ऑफ किंगडम्स, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, मतलब जो भारतीय भू क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा किस तरीके से हुआ था, है ना, उस तरीके के बारे में देखेंगे। किस तरीके से उन्होंने हम पे मतलब हर जगह पे हम लोगों का अधिग्रहण कर लिया था। अधिग्रहण करने का मतलब क्या है कि हमारी चीज़ों को हड़प लिया था। किस तरीके से नए कानून और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत हुई थी ना, नए नए कानून किस तरीके से आए थे जो ब्रिटिश लेके आए थे। और क्या है यहाँ पे चेंजिंग इन द लाइफ्स ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स, किसानों और आदिवासियों की ज़िंदगी में बदलाव किस तरीके से हुआ था। फिर है एजुकेशनल चेंज इन द 19th सेंचुरी में किस तरीके से मतलब शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ था। डिबेट्स रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वेमन, महिलाओं की स्थिति के संबंध में जो वाद विवाद हुआ था, अभी हम लोग उसके प्रीवियस चैप्टर 8 में ही पढ़े थे। फिर है चैलेंजेस टू द कास्ट सिस्टम, किस तरीके से कास्ट सिस्टम जो जाति व्यवस्था होती है उसके बारे में पढ़े थे। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, सामाजिक और धार्मिक सुधार के बारे में पढ़े थे। इन सब चीज़ों के बारे में बेटा भी हम चैप्टर 8 में विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म में पढ़ चुके हैं। फिर है द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स आफ्टर माथ, मतलब कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था और उसके बाद की क्या स्थिति थी, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था अभी। द डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़, किस तरीके से हस्तकलाओं का पतन हुआ था, उद्योगों का विकास हुआ था। हस्तकला मतलब समझते हैं क्या होता है, जो चीज़ें हैंडमेड होती है, जैसे कि जो गांधी जी थे वो हैंडमेड चीज़ों पे जोर देते थे, किस तरीके से उसको दबाया गया और उद्योगों का विकास किया गया। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर ऑन द बेसिक ऑफ व्हाट यू हैव रीड अबाउट दिस इशूज़ डू यू थिंक इंडियंस वर डिसकंटेंटेड विद ब्रिटिश रूल, इस मुद्दों के बारे में जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसके आधार पर आपको क्या लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश के शासन से खुश थे। यदि हाँ तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों या मतलब कि अगर संतुष्ट नहीं थे, ठीक है, तो क्यों नहीं थे। ठीक है, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या उस समय के लोग ब्रिटिश के शासन से असंतुष्ट थे, और थे तो क्यों थे। इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग इस चैप्टर को डीपली स्टडी करेंगे। ओके बेटा, तो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, इसका मतलब होता है राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। The above mentioned development led the people to ask a crucial question: what is the country of India, and for women is it mean? And for whom is it mean? The answer that gradually emerges was India was the people of India, all the people, irrespective of class, color, caste, creed, language, of gender, and the country, its resources and systems were mean for all of them. With this answer came the awareness what the British were exercising control over the resources of India and the lives of its people, and until this control was ended, India could not be फॉर इंडियंस। क्या है यहाँ पे, इस बदलावों को देखते हुए हमारे मन में या उस समय लोगों के मन में जो मेन क्वेश्चन राइज था वो क्या था कि यह देश क्या है और यह देश किसके लिए है। इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया था कि भारत का मतलब है कि यहाँ की जनता,
भारत मतलब यहाँ की जो जनता है, जो भारतीय लोग हैं, यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, जाति, पथ या जो भाषा है, जेंडर, जो सभी तमाम अलग अलग तरह के लोग हैं, उनका घर है। मतलब भारत उन लोगों का घर है जो यहाँ के खुद के निवासी हैं, चाहे वो किसी भी रंग के हों, कलर के हों, मतलब ठीक है, किसी भी जेंडर के हों, किसी भी जाति धर्म समुदाय के हों। ठीक, यह देश और इसके सारे जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, इसकी सारी व्यवस्था, जो भी कानूनी व्यवस्था है, हर एक चीज़ है, वो उन सभी लोगों के लिए, न कि ब्रिटिश के लिए, मतलब भारतीय लोगों के लिए है, न कि दूसरे देश से आए हुए लोगों के लिए है। इस सवाल के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज़ भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं। मतलब इस तरीके से लोगों ने फील किया, किस तरीके से जो अंग्रेज़ है वो भारत के जो रिसोर्सेज हैं, यहाँ के लोग, रहने वाले लोगों की लाइफ है, किस तरीके से अपना अधिकार किए हुए हैं। और जब तक यह नियंत्रण ख़त्म नहीं होगा, मतलब जब तक ब्रिटिश शासन जो है यहाँ पे ये कंट्रोल नहीं होगा इंडिया में, भारत यहाँ के लोगों का और भारतीयों का नहीं हो सकता। मतलब जब तक ब्रिटिश को यहाँ से भगाया नहीं जाएगा, ब्रिटिश का शासन यहाँ से ख़त्म नहीं होगा, तब तक भारत भारतीयों का नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर है यहाँ पे देखिए, this consciousness began to be clearly stated by the political association formed after 1850, especially those that came into being in the 1870s 1880s। कहने का मतलब है कि जो ये स्टार्ट कब हुआ था, ये 1850 के बाद जो भी राजनीतिक संगठन में साफ दिखाई देने लगी थी। ठीक है, ये चेतना मतलब समझते हो कि लोगों में परिवर्तन लाने के लिए फीलिंग 1850 के बाद से दिखाई देने लगी थी। 1870 और 1880 के बीच में ये काफ़ी और तेज़ हो चुकी थी, मतलब लोग काफ़ी आक्रोशित हो चुके थे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे है कि मोस्ट ऑफ दिस वर लेड बाय इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल सच एज लॉयर्स। ठीक है, इनमें से ज़्यादा जो संगठन के बागडोर, मतलब जो ज़्यादा संगठन चल रहे थे नेशनल मूवमेंट के, राष्ट्रीय आंदोलन के, वो मोस्टली अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग थे, जैसे कि लॉयर वगैरह थे, इस तरीके के लोग थे। ठीक है, द मोर इम्पॉर्टेंट वंस वर द पूर्ण स्वराज सभा। और क्या है इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्या था, पूर्ण सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, ये देखिए है ना, इंडियन एसोसिएशन है, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि, ये सब क्या थे, इस तरह के प्रमुख संगठन थे। अब देखिए इनका नेम यहाँ क्यों दिया, मतलब इनका नेम मैंने अभी पढ़ा, इनका नेम इसलिए दिया है कि राष्ट्रीय आंदोलन में, मतलब भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराने के लिए ये संगठन बने थे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बने थे, जिस तरीके से एसोसिएशन बने थे ताकि हमारे देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराया जा सके। ठीक है, ये लोग एकजुट होकर काम करते थे। यहाँ पे है नोट द नेम, पूर्ण सार्वजनिक सभा। पूर्ण सार्वजनिक सभा नाम को ध्यान से देखिए। ठीक है, द लिटरल मीनिंग ऑफ सार्वजनिक इज ऑफ और फॉर ऑल द पीपल, सर्व ऑल प्लस जनिक of the people. So many of these associations functioned in the specific parts of the country. Their goals were stated as the goals of all the people of India, not those of any one region, community or class. कहने का मतलब ये है कि सार्वजनिक का जो मतलब होता है वो सभी लोगों के लिए, सब लोगों का सभी लोगों के लिए होता है। ठीक है, सर्व का मतलब होता है सभी और जनी का मतलब होता है लोगों का। लेकिन इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में ही काम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एसोसिएशन थे, संगठन थे जो पूरे देश में नहीं, सिर्फ कुछ राज्यों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी का लक्ष्य बताते थे। ठीक है, लेकिन ये लोग कहते थे कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो पूरे भारत के जनता के लिए, पूरे भारत के नागरिक के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे है कि यहाँ तक पढ़ा था ना, they worked with the idea that the people should be sovereign, a modern consciousness and a key feature of nationalism. In other words, they believed that the Indian people should be empowered to take decisions regarding their affairs. कहने का मतलब ये है कि जो उनके मुताबिक था, उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लिए नहीं थे। वह यह सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हो। संप्रभु मतलब सोवरेन, सोवरेन मतलब क्या होता है, संप्रभु मतलब कि बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, द कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, मतलब कि बिना किसी बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के, बिना किसी हेल्प के बिना हम अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए जो कदम उठाते हैं उसे सोवरेन कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि
संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है ना। ये संगठन इस धारणा से चलते थे, मतलब कि ये एसोसिएशन क्यों फॉर्म किया गया था, क्यों ये सब बने थे, ये मतलब ये सोच के इनकी ये फॉर्म किए गए थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। मतलब कि भारत देश के जो लोग हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, उनको अपने मैटर में, अपनी चीज़ों में खुद से उनको अपना निर्णय खुद लेना चाहिए, ना कि दूसरों पे डिपेंड रहना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे है कि द dissatisfaction with British rule intensified in the 1870s and 1880s. The Arms Act passed in 1878, disallowing Indians from possessing arms. In the same year, the Vernacular Press Act was also enacted in an effort to silence those who were critical of the government. The act allowed the government to confiscate the access of newspaper, including their printing press, if the newspaper published anything that was found objectionable. ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि 1870 और 1880 के बीच में ब्रिटिश शासन के प्रति ना असंतोष लोगों में और ज़्यादा, मतलब लोग काफ़ी आक्रोशित हो गए थे ब्रिटिश के प्रति। ठीक है, 1870 में जो एक आर्म्स एक्ट पारित किया गया था, निकाला गया था, मतलब जिसमें क्या बताया गया था, जिसमें भारतीयों को, जो इंडियंस थे, उनको अपने पास हथियार रखने का अधिकार नहीं था। हथियार मतलब समझते वेपन, जो औजार वगैरह होते हैं, गन वगैरह, ये सब रखने का अधिकार नहीं था, छीन लिया गया था। और उसी साल एक एक्ट और पास हुआ था बेटा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये देखिए, ठीक है, इस एक्ट में क्या था, जिसमें सरकार की आलोचना, इसमें क्या था कि जिसमें सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जाता था। मतलब क्या कहना, जो इसमें जो भी अगर कोई सरकार की आलोचना करता था, क्रिटिसाइज़ करता था गवर्नमेंट की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उनको चुप कराने का प्रावधान था। तो इसमें क्या था देखिए, इस कानून में यह था कि अगर किसी भी न्यूज़पेपर में, अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ या कोई ऐसी चीज़ें छपती है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं होती है, तो जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वह उसकी प्रिंटिंग प्रेस तो उसके साथ साथ उसकी सारी संपत्ति को भी उससे छीन लेती थी। ठीक है, फिर यहाँ पे है कि इन 1883 देयर वॉज अ फिरर ओवर द अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द इबर्ट बिल। यहाँ पे क्या है, 1883 में सरकार ने एक इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया था। ठीक है, कुछ जगहों पे बेटा जो ब्रिटिश सरकार थी, कुछ जगहों पे हमारे भारतीय लोग भी वहाँ पे बैठे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। मतलब कि ये जो इल्बर्ट एक्ट पास हुआ था, इसमें ये था, इस एक्ट में बताया ये गया था कि जो भारतीय न्यायाधीश है, मतलब कुछ जजेस ऐसे थे जो उस समय भी जो सिर्फ इंडियंस थे, कुछ जजेस ऐसे थे उस समय ब्रिटिश टाइम में जो इंडियंस थे। तो एल्बर्ट एक्ट में बताया गया था कि जो भारतीय न्यायाधीश होंगे, जजेस होंगे, वो भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति पे, ऐसा व्यक्ति जो ब्रिटिश का हो या यूरोपीय देशों का हो, उसकी गलतियों पर मुकदमा चला सकता है। ऐसा उन्होंने क्यों किया था, जैसे कि भारत में भी काम करने वाले जो अंग्रेज हो और भारतीयों के बीच में एक समानता स्थापित की जा सके। मतलब इस एक्ट में ये कहा गया था, वर्नाक्यूलर एक्ट में, कि कोई भी जो व्यक्ति हो, ठीक है, चाहे वो ब्रिटिश का हो, यूरोपीय देश का हो, अगर वो भी कोई गलती करता है या सज़ा पाने का कोई काम करता है, तो उसके लिए भी वही मुकदमा किया जाएगा, उसके लिए भी उसको वही प्रावधान किया जाएगा जो किसी दूसरे व्यक्ति या भारतीयों के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये है कि इसके बाद ना इन चीज़ों पे देखो बेटा, जो क्या इस पर ब्रिटिश काफ़ी क्या कर रहे थे, बट वैन वाइट अपोजिशन फोर्स द गवर्नमेंट। वाइट अपोजिशन समझते हैं, ये जो गोरे लोग, जो ब्रिटिश लोग थे, जब इसका काफ़ी विरोध करने लगे, तो सरकार जो थी ना, जो गवर्नमेंट थी, न्यायाधीश ने इस निर्णय को अपने, मतलब ये जो एक्ट था आपका एल्बर्ट बिल, इसको वापस ले लिया था। जब वापस ले लिया तो यहाँ के लोग जो इंडियंस थे वो काफ़ी इनरेज्ड, मतलब समझते हो, इनरेज मतलब काफ़ी विरोध किया था, काफ़ी गुस्सा हो गए थे कि क्यों वापस ले लिया। द इवेंट हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। ये जो मतलब कि इवेंट था, ये जो घटना घटित थी ना, इससे ये हमें पता चलता है कि अंग्रेज़ लोगों का हमारे भारत के प्रति क्या रवैया था। ठीक है, उनकी विचार क्या थी। तो आगे देखते हैं यहाँ पे है कि देखिए, द नीड for an all India organization of educated Indians had been felt since 1880s, but the Hilbert Bill controversy depended this desire. The Indian National Congress was established when 72 delegates from all the over country meet at Bombay in December 1885. The early leadership, Dadabhai Naoroji, Firoz Shah Mehta, Baburuddin Tyabji, W.C. Banerjee, Surendranath Banerjee, Ramesh Chandra Dutt, S. Sundaramanya Iyer, Naroji, among other was largely from बॉम्बे एंड कैलकाटा। इनमें से मतलब इनके जो नेम दिए हैं
वॉज लार्जली फ्रॉम बॉम्बे एंड कैलकाटा। तो इसके बारे में देखेंगे कि यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत की, मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग थे इंडिया के, जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग थे, उन्होंने एक अखिल भारतीय मतलब एक संस्था का नाम, एसोसिएशन का, उन्होंने सोचा कि इसका गठन, इसका फॉर्म करना चाहिए। 1880 से ही, मतलब 1880 के बाद से ही लोगों ने ये फील करने लगे थे। लेकिन एल्बर्ट विधि जो एक्ट था ने इस चाह को और गहरा कर दिया था। मतलब जिस तरीके से एल्बर्ट एक्ट को वापस ले लिया गया, न्यायाधीशों ने, सरकार ने वापस ले लिया अंग्रेजों के विरोध करने के बाद, तो लोगों का आक्रोश और बढ़ गया। तो उनको ये लगा कि उन्हें एकजुट होकर और काम करना चाहिए। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का फैसला लिया। मतलब 1885 में यहाँ लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे क्या है, 1885 में क्या हुआ था कि जो देश भर के 72 प्रतिनिधि मतलब आंदोलनकारी थे, इन लोगों ने फैसला लिया था कि एक नया एसोसिएशन का, संगठन का को फॉर्म करेंगे। उसमें कौन कौन से नेता थे? दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब थे, WC बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, इस तरीके के लोग इसमें शामिल थे। ठीक है। और जो ये नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी, एक व्यवसायी भी थे और प्रचारक भी थे। वो लंदन में रहते थे। ठीक है। और कुछ समय के लिए वो लंदन में रहते थे। जो दादा भाई नौरोजी हैं वो कहाँ रहते थे? वो लंदन में रहते थे। और कुछ समय के लिए ना ब्रिटिश संसद जो थे वहाँ के सदस्य भी रहे हैं, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे हैं। उन्होंने वहाँ जो राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन भी किया था। राष्ट्रवादियों में समझते हो, जो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट लोग कर रहे थे, जो नए नए लोग थे, उन लोगों की हेल्प भी की थी स्वतंत्रता दिलाने में। ठीक है। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर, एक जो सेवा से रिटायर हुए एक ब्रिटिश अफसर थे बेटा, A.O. ह्यूम नाम था उनका। ये देखिए A.O. ह्यूम इनका जो नेम था। इन्होंने भी भारतीयों को, मतलब अपने भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए है एक टॉपिक है इसकी, पब्लिकिस्ट का मतलब क्या होता है? पब्लिकिस्ट का मतलब होता है प्रचारक। वो प्रचारक कौन व्यक्ति होता है? तो समवन हु पब्लिशेस एन आइडिया बाय सर्कुलेटिंग इंफॉर्मेशन, राइटिंग रिपोर्ट्स, स्पीकिंग एट मीटिंग्स। प्रचारक ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रचार, रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण आदि के लिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता है। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं यहाँ पे, अ नेशन इन द मेकिंग, मतलब उभरता हुआ राष्ट्र। तो यहाँ पे देखिए बेटा इस टॉपिक बताया गया है कि जिससे कि कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में, जो स्टार्टिंग के पहले के 20 साल थे, कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी। जैसे मॉडरेट मतलब समझते हो, मतलब मध्यमार्गी मतलब सभी के लिए मिलके काम कर रही थी। कुछ अच्छा कुछ खराब, मतलब सभी के लिए काम कर रही थी। मतलब कभी कभी ऐसा लगता था कि वह सिर्फ कुछ फिक्स लोगों के लिए काम कर रही है, और कभी कभी लगता था कि वो सभी के लिए काम कर रही है। इस दौरान कांग्रेस और सरकार शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई गई। मतलब जो कांग्रेस पार्टी बनी थी ना, वो उसके जो लोग थे वो आवाज़ उठा रहे थे कि ब्रिटिश जो सरकार बनती है उसमें ब्रिटिश के अलावा भारतीय लोग भी शामिल होने चाहिए। कांग्रेस का कहना था कि जो विधान परिषद में भारतीयों को भी ज़्यादा जगह दी जाए, और परिषद जो थे, परिषद में समझते हैं क्या? ये देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा जगह, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, मतलब जो आपकी परिषद है लेजिस्लेटिव में, भारतीय लोगों को भी ज़्यादा जगह दिया जाए, उनको ज़्यादा अधिकार दिया जाए। और ये भी कहा गया कि जिन जगहों पे लेजिस्लेटिव नहीं है वहाँ पे लेजिस्लेटिव बनाया जाए। ठीक है। उसके बाद क्या है कि कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद पर मिला जाए। इट डिमांडेड दैट इंडियंस बी प्लेस्ड इन हाई पोजीशन द गवर्नमेंट, मतलब भारतीयों का भी यही डिमांड था कि जो भी सरकार बनती है या जो भी एक गठन होता है कोई भी चीज़ों का, उसमें भारतीयों का भी समान योगदान रहे, मतलब उनको भी समान अधिकार मिले। ठीक है। फॉर दिस पर्पज इट कॉल्ड फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल एज नॉट जस्ट इन लंदन। इसके लिए उन्होंने मांग किया कि जो सिविल सेवा के लिए लंदन जो पेपर होता था, परीक्षाएं होती थी, वो लंदन के साथ साथ भारत में भी की जाए। मतलब पहले जो सिविल परीक्षाएं होती थी ना, IAS PCS वगैरह लेवल की, ये सिर्फ लंदन वगैरह देशों में होता था। लोगों का कहना ये था कि अब ये भारत में भी होना चाहिए। ठीक है। न कि सिर्फ यूरोपीय देशों में होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि द डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज पार्ट ऑफ अ मूवमेंट अगेंस्ट रेसिज्म सिंस मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स एट द टाइम वर मोनोपोलिस्ट बाय वाइट। मतलब यहाँ है कि जो शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की जो मांग की गई थी, भारतीयकरण मतलब क्या, जो शासन व्यवस्था जो चल रही थी, जो उसमें भारतीयों को इन्वॉल्व करने के लिए डिसीजन ले रहे थे इंडिया के रहने वाले जो लोग थे। ठीक है। तो उनका क्या था
वो चाहते थे कि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। मतलब वो ऐसा क्यों चाहते थे? भारतीय लोग चाहते थे कि जो भी सरकार बनती है या जो भी चीज़ें का गठन होता है, ब्रिटिश करते हैं, उसमें भारतीय लोगों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जो ब्रिटिश के लोग थे उनका अधिकार हम पे और ही ज़्यादा बढ़ता ही रहता। ठीक है। जो ये अंग्रेज़ थे बेटा उस समय के, वो आम तौर पर ना यह मांग कर चलते थे कि जो जिम्मेदारी वाला काम होता था ना, या जिम्मेदारी वाले जो पोस्ट होते थे, वो भारतीयों को नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज़ अक्सर अपने भारी भरकम वेतन, मतलब क्या है कि जो सिंस ब्रिटिश ऑफिसर्स वर सेंडिंग अ मेजर पार्ट ऑफ देयर लार्ज सैलरीज होम। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जो ब्रिटिश शासन के लोग थे वह हम भारतीयों को कोई बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले जॉब नहीं देना चाहते थे। तो क्योंकि उनके जो पैसे मिलते थे ना ब्रिटिश वालों को उनके जॉब के, वो कहाँ भेज देते थे? वो ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक बाद में रुकने लगेगी। तो भारत के लोगों का मानना ये था कि अगर हर एक क्षेत्र में भारतीय लोग को भी रखा जाएगा, उनको भी समान अधिकार मिलेगा, उनको भी ऊँचे पद दिए जाएंगे, तो जो भारत की मुद्राएँ थी, जो पैसे थे, जो यूरोपीय देशों में जा रहे थे, ब्रिटेन जा रहे थे, वो हमारे देश में ही रहने लगेंगे। ठीक है। अदर डिमांड्स इंक्लूडेड द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, द रिपील ऑफ द आर्म्स एक्ट एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और जो दूसरी मांग भारतीयों की थी वह यह थी कि जो न्यायपालिका और कार्यपालिका, ठीक है, मतलब क्या, जो जुडिशरी होती है और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग किया जाए और आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए। आर्म्स एक्ट के बारे में मैंने क्या बताया था कि जिसमें भारतीयों को जो भी वेपन्स या औजार रखने को मना नहीं किया गया था, बंदूक वगैरह रखने को, इन चीज़ों को, तो वो आर्म्स एक्ट को हटाया जाए और व्यक्तियों को, भारतीयों को भी अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता दी जाए। ठीक है, आगे है, देखिए यहाँ पे, द अर्ली कांग्रेस ऑल्सो रेज्ड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इशूज़। तो जो शुरुआती सालों में ना कांग्रेस ने बहुत सारे, मतलब यहाँ इकोनॉमिक इश्यूज़ का मतलब आर्थिक मुद्दों पे भी आवाज़ उठाया था। उनका कहना था ना कि भारत में जो ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। भारतीय लोगों का कहना था कि जब से भारत में ब्रिटिश शासन हुआ है ना, उनकी वजह से ही भारत में गरीबी और अकाली हो रही है। गरीब मतलब गरीब हो रहा है, अकाल मतलब चीज़ों की कमी होना, बढ़ते लगान के कारण, मतलब इंक्रीज़ इन द लैंड रेवेन्यू, मतलब कि जिस तरीके से वो लैंड पे जो टैक्स थे उसको बढ़ाते जा रहे थे, उसके कारण क्या, जो जमींदार थे ना, वो उनका क्या हो रहा था, इनकी द लैंड हैड प्रोवेंस्ड पीजेंट्स एंड जमींदार एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ ग्राम टू यूरोप हैड क्रिएटेड फूड शॉर्टेज। मतलब कि जिस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे ना, वह क्या करते थे, खाद्य पदार्थों को, जो भी फूड वगैरह थे, वो कहाँ बेचते थे, वह ब्रिटेन देशों में, मतलब ब्रिटेन वगैरह में, यूरोपीय देशों में भेज देते थे। और उस समय कांग्रेस की मांग यह थी कि जो टैक्स है उसको कम किया जाए, और जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिशर्स थे, वो जो अपने सोल्जर्स में पैसे खर्च करते थे, जो मिलिट्री में अपने पैसे खर्च करते थे, उसको भी कम की जाए। और कम करने के बाद क्या किया जाए, जो सिंचाई वगैरह का काम है, उस समय बेटा कृषि ही मेन लोगों का था, मतलब मेन काम था उन लोगों का ऑक्यूपेशन। तो लोगों का मांग ये था कि सिंचाई के लिए अधिक से अधिक पैसा लगाया जाए, खर्च किया जाए। ठीक है, फिर इट पास मैनी, यहाँ पे है, इट पास मैनी रिसोल्यूशन ऑन द सॉल्ट टैक्स, ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर्स अब्रॉड एंड द सफरिंग ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। यहाँ में है कि उसने जैसे नमक कर विदेशों में जो भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव, कांग्रेस ने ही नमक कर को हटाने का भी विरोध किया था, जो सॉल्ट एक्ट था, और विदेशों में जो भारतीय मजदूरों के साथ व्यवहार किया जाता था उसको भी हटाने का या ख़त्म करने के लिए बोला था। भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए गए थे। जैसे मतलब उनका कहना था कि जिससे कि हम भारतीयों के साथ और देशों में, या जो ब्रिटिशर्स उनके साथ गलत व्यवहार करते थे, बर्ताव करते थे, उसको ख़त्म किया जाए। और कहीं कहीं पे क्या था, मैंने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था कि जिस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे वो कुछ एरिया को अंडर कवर कर लिए थे कि वो सिर्फ उनके एरिया में ही होगा, उन पर कोई जाके काम नहीं करेगा। जो वन वाला फॉरेस्ट एरिया था तो उन्होंने अपने अंडर में कर लिया था। फिर उन्होंने कुछ समय के बाद लोगों को हायर किया था ना अपने वनों में काम करने के, जो वो अपने अंडर में कर लिए थे। इसी के बारे में यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या था कि लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा बेटा संघर्ष वाली बन गई थी। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑल दिस सोर्स दैट डिपेंडिंग बीइंग अ बॉडी ऑफ द एजुकेटेड इलाइट द कांग्रेस डिड नॉट टॉक ओनली ऑन बिहाफ ऑफ प्रोफेशनल ग्रुप्स जमींदार इंडस्ट्रियलिस्ट। मतलब कि इस तरीके से हमें यह पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संख्या होते हुए भी जो कांग्रेस के जो ग्रुप थे, उसके जो मेंबर्स थे, वो काफ़ी पढ़े लिखे संपन्न वर्ग के थे। तो ऐसा नहीं था कि वह सिर्फ केवल कुछ फिक्स पेशेवर जो समूह ग्रुप लोगों पे, जैसे जमींदार या उद्योगपतियों के बारे में बात करते थे, वह भारत में निवास करने वाले हर एक लोगों के बारे में सोचते थे। ठीक,
फिर यहाँ पे है कि द मॉडरेट लीडर्स वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल. दे पब्लिश न्यूज़पेपर रूल आर्टिकल्स एंड शोड हाउ ब्रिटिश रूल वाज लीडिंग टू द इकोनॉमिक रूल ऑफ द कंट्री. जो मध्य वर्ग के जो नेता जनता को ना ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे. मतलब कहने का है कि जो नेता थे हमारे कांग्रेस वगैरह के, ये लोगों को जो ब्रिटिश शासन का अन्यायपूर्ण लोगों का जो शासन था उससे ये क्या कराना चाहते थे, उनको बताना चाहते थे. उन्होंने अखबार निकाले, मतलब कि जो मेंबर्स थे हमारे नेशनल मूवमेंट के, उन्होंने बहुत सारे अखबार निकाले, लेख वगैरह लिखे थे. और यह साबित भी किया था कि जो ब्रिटिश शासन है वह देश को आर्थिक रूप से तबाह कर रही है, मतलब इकोनॉमिकल तबाह कर रही है. ठीक है. और इन लोगों ने क्या किया था, अपने जो भाषण वगैरह देते थे कई जगहों पे सभा वगैरह में ना, उन्होंने ब्रिटिश शासन की निंदा भी की थी. ठीक है. और क्या किया इन्होंने, मतलब कि जैसे इनके मान लीजिए 100 मेंबर हैं एक ग्रुप में, उसमें से सभी लोगों को अलग अलग जगहों पे भेजा था और लोगों को बताते थे कि किस तरीके से ब्रिटिश शासन हम लोगों पे शासन कर रही है और हमको दबाव बना रही है, तो हमें एकजुट मिलकर काम करना चाहिए. ठीक. लेकिन जो मध्यमार्गी को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्र व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं. ठीक है. फिर यहाँ पे क्या है देखिए, दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस. यहाँ पे क्या मतलब कि उन लोगों को लगता था ना कि जो ब्रिटिश है वो हमारे वो स्वतंत्रता और न्याय की जो चीज़ें होती हैं उनको एक्सेप्ट भी करते. इसलिए यहाँ के लोगों को लगता था कि जो भारतीयों की अगर मांग को सुनेंगे कि उनकी क्या डिमांड है, वो किस तरीके से न्याय चाहते हैं ना, तो वो उनको स्वीकार भी कर लेंगे अंग्रेज़ लोग. लेकिन कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए. मतलब भारतीय लोगों को, जो ये हमारे मॉडरेटर थे, लीडर्स थे, इनको लगता था कि अगर हम लोग अपनी समस्याओं को इनके सामने रखेंगे, अंग्रेज़ों के सामने, जो ये हमारी सभी समस्याओं को समझेंगे और समझने के साथ साथ हमें अपने अधिकारों को दे देंगे. लेकिन बेटा ऐसा नहीं था. तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक पे आज बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो.